नगरी हो महाकाल जैसी। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं नवनीत भसीन जी को। डीआईजी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नवनीत सर आइए प्लीज। संजय गुप्ता जी, कमिश्नर उज्जैन डिवीजन, संजय सर प्लीज आइए। और बहुत सम्मान के साथ विदिशा मुखर्जी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश टूरिज्म। जोरदार तालियों के साथ विदिशा जी का स्वागत कीजिए, प्लीज आइए। यह सत्र दोस्तों हमारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाकाल की नगरी में न सिर्फ हमारे देश से बल्कि पूरे भारतवर्ष और दुनिया से श्रद्धालु आते हैं और उनका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य ये होता है नवनीत सर कि वो बाबा के दर्शन कर लें, श्रद्धा सुमन अर्पित कर लें। नगरी हो उज्जैन जैसी। कैसी है आपकी नगरी उज्जैन? जैसा कि आपने खुद ही बताया कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं, तो उज्जैन नगरी का इतना महत्व है, बाबा महाकाल की नगरी का इतना महत्व है। यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वह भी जब अपनी ड्यूटी करता है तो सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से, इस भाव से करता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अवसर मिला है कि हम लोग ये प्रयास करें कि जितनी भी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई रास्ते में बाधा ना हो, कम से कम समय में बाबा के दर्शन उनको अच्छे से हो जाएं। तो पूरी की पूरी टीम हमारी इस निष्ठा से, समर्पण से, इस भाव से कार्य करती है और अपने लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मानती है और सौभाग्य मानती है यहाँ पर सेवाएं देना। संजय सर, किस तरह का यहाँ पर प्रबंध होता है? इंदौर से लेकर वहाँ लगातार लोगों का आना जाना, बाबा के दर्शन के लिए लगातार लोगों का आतुर रहना, और ये कितनी बड़ी चुनौती होती है, कैसे आप मैनेज करते हैं? आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पहले फुटफॉल 5 से 10 हज़ार का होता था। लास्ट ईयर 10 करोड़ लोग बाबा महाकाल की नगरी में दर्शन करने के लिए आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती था। इस चुनौती को दूर करने के लिए हमने अभी रोड नेटवर्क को बड़ा स्ट्रॉन्ग करा है ताकि इंदौर से कनेक्टिविटी और बाकी जगहों से भी कनेक्टिविटी इसकी प्रॉपर है। अभी इंदौर से हम 6 लेन रोड उज्जैन के लिए बना रहे हैं। इसी प्रकार एक अल्टरनेट रोड भी इंदौर एयरपोर्ट से सीधे उज्जैन के लिए है जो 40 मिनट्स में आपको ज्वाइन हो जाएगा। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली बम्बई कॉरिडोर से भी हम उज्जैन को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि दिल्ली से 8 घंटे में सीधे आप उज्जैन आ जाओ और बम्बई से और पूरे गुजरात से भी 8 घंटे में आप उज्जैन आ जाओगे। इससे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप। बिल्कुल ठीक है सर, हम इंतजार करेंगे। हमने देखा भी रास्ते में आते वक्त ये काम आपका चल रहा है। जी मैम विदिशा जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों को घर बैठा दिया। भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मध्य प्रदेश, जैसा कि हम कहते हैं कि हम अतुलनीय भारत के दिल में है, हम उसका हृदय हैं। जहाँ तक हम लोग का ये हम लोग सभी ने ये सोचा है कि चाहे एमपी टूरिज्म के ऑफिसर्स हो, चाहे हमारे एमपी एसटीडीसी होटल के फ्रंट डेस्क मैनेजर्स हो, या हमारे हेल्प डेस्क पे बैठने वाले हमारे ऑफिसर्स हो, या हमारे इन्फ्लुएंसर्स हो, सभी लोग जो हैं वो हमारे एमपी टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। सभी लोग हम लोग एक ही भाषा बोलते हैं और सब लोग हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश टूरिज्म जो है आज 526% 2020 से उसने राइज किया है और आज हम 13.41 करोड़ में हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा 7.5 करोड़ स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए डेडिकेटेड है। और इतने सारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जिसमें कि महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर के साथ हमारे 18 देवी लोगों का भी काफी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक मैम, बहुत बढ़िया। नवनीत सर, मैं क्योंकि आप प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि काफी मुश्किल होता है यहाँ व्यवस्था प्रबंधन, लेकिन कुंभ को हमने देखा और अब अगला जो टारगेट है, जो चुनौती है बहुत बड़ी, वो उज्जैन में आपके लिए है। कैसे देखते हैं आप इसे? 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन और उनके विचार अभी आपने सुने भी, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को प्रयागराज भेजा था
पूरी टीम मध्य प्रदेश से कई ऑफिसर्स की वहाँ गई थी, काफ़ी दिन वहाँ रुके, बड़े पास से चीज़ों को देखा समझा, काफ़ी चीज़ें जो देखने समझने में आई। उसके पश्चात यहाँ पर जो कुंभ की तैयारियां प्रारंभ की गई हैं, उसमें जो भाव रखा गया है तैयारी का और जो प्रयास रखा गया है, वह न सिर्फ उज्जैन अकेले अपितु आसपास के जिलों को भी शामिल करके एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए रखा गया है। और जिस प्रकार प्रयागराज में काफी संख्या में श्रद्धालु आए, उसको देखते हुए श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का बनाया जा रहा है कि कोई किसी प्रकार का ट्रैफिक जाम ना हो, असुविधा ना हो और बहुत कम समय में लोग अपना स्नान करें, पूजा करें और कुंभ को याद करते हुए जाएं। तो पूरी तैयारी हमारी उसी क्रम में चल रही है। बिल्कुल ठीक है सर। कमल, ये प्लीज स्पीकर्स बंद कर दीजिए, स्पीकर्स ना बोल पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, प्लीज सारे स्पीकर्स यहाँ के बंद कर। बहुत धन्यवाद। नवनीत सर, किस तरह की तैयारियां होती हैं और कुंभ को लेकर कितने दिन पहले आप तैयारी शुरू कर देते हैं और वो प्रबंध कैसे करते हैं? जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आपको कमिश्नर साहब ने बताया भी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था अभी पिछले सेशन में, उसकी तैयारियां काफी व्यापक स्तर पर प्रारंभ हो चुकी हैं। चाहे वो रेलवे से जुड़े मुद्दे हों, चाहे 4 लेन 6 लेन रोड्स बननी हो, फ्लाईओवर बनने हो, घाट निर्माण होना हो, परंतु जो पुलिस के स्तर पर तैयारियां हैं हम लोग जो कर रहे हैं उसमें 2 पार्ट रहते हैं। एक तैयारियां हमारी इंफ्रा संबंधी है, दूसरी हमारी ट्रेनिंग एक बड़ा कंपोनेंट रहता है। तो लगभग 1.5 वर्ष पहले हम लोग ट्रेनिंग कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए शुरू करेंगे, जिससे कि हम अपनी पुलिस फोर्स को सैनिटाइज कर सकें, जिससे कि वो इतने बड़े जो संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे डील कैसे करें, उनके साथ कैसा व्यवहार करें और उनको किस तरह से वो सपोर्ट करें, जिससे कि वो लोग अपना कम से कम मार्ग तय करके अपने श्रद्धालु जो अपना स्नान कर सकें, पूजा कर सकें। इसके लिए सैनिटाइजेशन ट्रेनिंग हमारी 1.5 साल पहले शुरू हो जाएगी। सावन के सोमवार की जो यात्रा है, जब से कुछ देर मुख्यमंत्री जी गए, आपको भी वहीं जाना है और इसलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। नहीं, इस अब भागिए मत प्लीज इसके बारे में कुछ बता के जाइए। हजारों लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं आज जो महाकाल की सवारी है और सवारी के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़िया भी हमारे पास आए हुए हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट इस तरह से प्रयास किया है कि कहीं कोई असुविधा ना हो। साथ ही साथ सवारी मार्ग की तैयारी भी कई दिनों तक लगातार की जाती है, जिससे कि मार्ग में पड़ने वाले जितने भी जो हमारे रास्ते हैं उसमें भी जो लोग रुककर सवारी देखना चाहते हैं, कुछ घरों में देखना चाहते हैं, उसका पूरा विस्तृत एक पैटर्न तैयार किया जाता है। भ्रमण पूरा पुलिस और प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम साथ में करती है। जहां जहां पर जो बाधा है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और कुल मिलाकर अभी आप देखेंगे, अभी जब आप जाएंगे सवारी में तो एक बहुत ही भय, उल्लास और बहुत उमंग का माहौल पूरे उज्जैन में आपको दिखाई देगा। आप कुंभ को लेकर कैसे, कब से तैयारी शुरू कर रहे हैं और जो श्रद्धालु आने वाले हैं उन्हें आज जो यहाँ होने वाला है उसके लिए कितना आश्वस्त करेंगे, कितने हर्षोल्लास भक्तिभाव से यहाँ पर आए? मैं पूरे पुलिस प्रशासन की ओर से, प्रशासन की ओर से आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप लोग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग आपका स्वागत करने को तैयार हैं, आपको अधिक से अधिक अच्छी सुविधा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी पूरी टीम की ट्रेनिंग भी इस प्रकार दी जा रही है कि वो आपको अच्छे से वेलकम करे, आपको किसी प्रकार के मार्ग में कोई समस्या है तो भटकाव हो तो सही मार्ग बताए और कोई समस्या हो तो उसको तत्काल डील करे। तो आप सब मेरी तरफ से आश्वस्त हो सकते हैं कि उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की नगरी में आपका स्वागत है। पुलिस प्रशासन पूरा आपके साथ में मुस्तैद खड़ा हुआ है। हम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी नवनीत जी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि संजय जी, विदिशा जी दोनों हमारे साथ हैं, सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैम, किस तरह से आप प्रमोट कर रही हैं रिलीजियस टूरिज्म को? क्योंकि मध्य प्रदेश में हम महाकाल की नगरी में बैठे हैं, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर और बहुत सारी माँ बगलामुखी सिद्धिपीठ यहाँ से बहुत पास। कैसे आप आकर्षित कर रहे हैं हमारे देशवासियों को? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो 13.4 करोड़ टूरिस्ट जो लास्ट ईयर आए थे, उनमें से सबसे अधिक जो है वो हमारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिस्ट थे, जो हमारे दोनों ज्योतिर्लिंगों, हमारे 18 लोकों में, हमारे शक्तिपीठों में आ रहे हैं। हम लोग एक्चुअली मध्य प्रदेश टूरिज्म से हम लोग डेस्टिनेशंस जैसे चित्रकूट में, चूंकि हमने एमपी और यूपी हम लोगों ने साझा एमओयू किया है, और हमारे जो राघव घाट है, भरत घाट है, हम वहां पर वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उसको हम उसको कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे सिविक एम्यूनिटीज, जैसे कि नॉर्मली जब घाटों पे महिलाएं आती हैं तो उनके चेंजिंग रूम्स, उनके नर्सिंग रूम्स, वो सारी चीज़ों की हम व्यवस्था कर रहे हैं।
उसके साथ सात्विक रसोई पे हम काम कर रहे हैं। हमने 2 डेस्टिनेशंस, हमने ओंकारेश्वर और अमरकंटक में हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही हम पीताम्बरा पीठ पे हम वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज लेकर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम ग्वालियर में काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम बेहद स्थली पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारे अलग अलग डेस्टिनेशंस पे हम बेसिकली जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट का इंटरफेस होता है, मतलब उसके हमारे प्रमाइसिस में आने से, दर्शन करने से और पुनः वहाँ से प्रस्थान करने तक जिन जिन जगहों पे इंटरफेस हो रहा है, हम उन सभी जगहों को वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत ही सुंदर है संजय सर, ये कैसे संभव हो रहा है, कैसे संभव होगा? और फिर से हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि कुंभ को देखते हुए आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? एक तो हमने ये बताना चाहूँगा कि कुंभ 2028 को लगने वाला है। ये तैयारी हमने लास्ट ईयर से ही पूरी तैयारी कर ली है। ऑलमोस्ट जितने भी मेजर वर्क्स हैं जो 3 साल में कंप्लीट होना है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दूरदर्शी है, प्लानिंग है, उस हिसाब से उन्होंने सब सैंक्शन कर दिए हैं, सबके टेंडर लग गए हैं और ऑन गोइंग हो गया। हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो भी श्रद्धालु उज्जैन आए उसको कोई असुविधा ना हो। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश के अनुसार 30 किलोमीटर लंबे घाट बना रहे हैं, जिसमें एक दिन में 5 करोड़ लोग आराम से स्नान करके एक दिन में 5 करोड़? यस, हमने ऐसी प्लानिंग करी है कि ये 30 किलोमीटर लंबे घाट के अलोंग भी हम 30 मीटर रोड बना रहे हैं दोनों साइड, ताकि श्रद्धालु आए, स्नान करे, अपनी 30 मीटर रोड पे ज्वाइन करे और शहर के बाहर अपने आराम से निकल जाए। जो केओस हमने देखा है, जो पुराने अनुभव लिए हैं, उसको दूर करते हुए हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि उज्जैन के रहने वाले हैं, उन्होंने सभी कुंभ का प्रबंधन किया है, तो उनका जो मार्गदर्शन मिला है उसके हिसाब से हमने प्लानिंग करके सभी प्रोजेक्ट आज की तारीख में हमारे सैंक्शन हो गए हैं, सबके टेंडर लग चुके हैं और कॉन्ट्रैक्टर ऑन गोइंग वर्क चालू हो गए। अदरवाइज क्या होता है कि लास्ट में 1 या 2 साल पहले यदि आप कुंभ की तैयारी करते हैं तो काम पूरा नहीं हो पाता है, क्वालिटी से नहीं हो पाता है और सब अधूरा रहता है। इसको हमने इस बार एड्रेस किया है। नवीन सर, क्या इसी तरह की बिल्कुल तैयारी पुलिस की भी होती है? क्योंकि अगर 5 करोड़ श्रद्धालु एक साथ घाट पर आते हैं, स्नान करते हैं, तो आपको पुलिस को कितने दिन पहले अलर्ट होना पड़ता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग पूरा इसका पैटर्न का विश्लेषण कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज लोग बाय रोड आने वाले हैं, कितने परसेंटेज बाय ट्रेन, कितने बाय फ्लाइट। फिर जो बाय रोड आने वाले हैं उनको भी ऐसा ना हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या 2 या 3 पे फोकस हो, स्कैटर्ड पूरी व्यवस्था रहे। तो 4 लेन जो मैंने आपको शुरू में बताया था, रोड्स बन रही हैं, वो इस प्रकार की बन रही हैं कि लोग जनरली आते 2 से 3 दिन तक हैं, पर मेन स्नान के बाद जाने का थोड़ा सा स्पीड तेज रहता है, तो वो जो समस्या उस समय आती है वो तब ना आए। इसलिए स्पेशल जो रोड्स का जो फैलाव है वो इस तरह से हो रहा है कि वो हर दिशा में हो रहा है। तो जो व्यक्ति आएगा वो 2 या 3 जगह स्पंदन न होकर स्कैटर्ड मोड में रहेगा। साथ ही रेलवे से हमने जो कोऑर्डिनेट किया है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने 4 नए सैटेलाइट स्टेशन प्लान किए हैं। उसमें भी ये प्रयास रहेगा कि वो लोग फाइनली जिन्होंने प्रयागराज में किया था सेम उसको रिपीट करें कि जो ट्रेन आने वाले और जाने वाले स्टेशन उनके अलग हों। कलर कोडिंग उन लोगों ने की थी, तो सारी व्यवस्था यहाँ भी वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैम, ये होम स्टे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आएंगे तो क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है। हम ये कहें कि असंभव है तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। होम स्टे कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से आपने सोचा और ये कैसा काम कर रहा है? मध्य प्रदेश टूरिज्म अभी 1000 होम स्टेज में से अभी 300 होम स्टेज हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया है। ये सिर्फ उज्जैन में या जगह जगह? नहीं, 1000 होम स्टेज हमारे ऑल ओवर एमपी में है, जिसमें से कि करीबन 100 होम स्टेज, चूंकि अभी सिंहस्थ हमारा आने वाला है, तो हमने एक्चुअली हम 2 कंसेप्ट पे इसमें काम कर रहे हैं। हमारे जो अर्बन होम स्टेज है जिनको कि हम रजिस्टर करते हैं, उन पे हमारा काम चल रहा है, और सेकेंडली जो हमारे रूरल होम स्टेज है जिनको कि हम सब्सिडी देते हैं, उन पे भी हमारा काम चल रहा है। 300 होम स्टेज हमारे ऑलरेडी एग्जीक्यूशनल है। ये हमारे डिफरेंट जगहों पे है। ये हमारे ट्राइबल एरियाज में भी है और नॉन ट्राइबल एरियाज में भी है। तो यहाँ पर अगर आप जब ओवर क्राउडिंग होती है तो लोग उन जगहों पर मैं आपको क्षमा रोक रहा हूँ, और हम चाहेंगे कि यहाँ जो लोग बैठे हैं और हमारे माध्यम से, आज तक के माध्यम से, ये लोगों को पता चले, मध्य प्रदेश के उन लोगों को, क्योंकि ये एक रोजगार का भी अवसर है। कैसे अगर कोई चाहे, मान लीजिए
अपने घर में श्रद्धालुओं को ठहराना या पर्यटकों को, टूरिस्ट को ठहराना, तो उसे क्या करना पड़ेगा और क्या आपको उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा? सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को बताना पड़ेगा? कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा? क्या उसकी प्रक्रिया होगी? इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और सरलीकृत है। इसका फॉर्म जो है वो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। लोगों को उसको, वेबसाइट का नाम भी बता दीजिए। mptourism.gov.in, आप इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। उसमें हमारे बहुत सारे माइक्रो साइट्स भी हैं। अगर आप होम स्टेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारा वहाँ पे एक माइक्रो साइट है जो कि डेडिकेटेड है पूरा रूरल और अर्बन होम स्टेज के ऊपर। तो आपको वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक इंस्पेक्शन टीम हमारी तरफ से जाएगी और उसके बाद हम उनको अधिकृत कर देंगे कि वो अपने होम स्टेज के तहत जो है लोगों को, आगंतुकों को अपने वहाँ पे ठहरा सकते हैं। सब्सिडी की बात की थी आपने, कुछ सब्सिडी किस तरह से? जो हमारे ट्राइबल होम स्टेज हैं, मतलब अगर हमारे बेनिफिशियरीज ट्राइबल हैं तो हम उनको 3 लाख की सब्सिडी देते हैं। उनको दो किश्तों पे देते हैं, पहला ड्यू भरने पर और फिर सेकंड जो किश्त है वो पूरी जब उनकी। कैसे मैम, इसे थोड़ा और विस्तार से बताइए। मान लीजिए मेरा अपना घर है, मैंने उसे होम स्टे बना दिया, पूरा तो नहीं बना सकता, मुझे भी रहना है। ये एक्चुअली अर्बन होम स्टेज में आप हमारा मतलब हम आपको रजिस्ट्रीकृत करते हैं। लेकिन अगर आप ट्राइबल विलेज में आप ट्राइबल बेनिफिशियरी हैं तो हम ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होता है, वहां पे वो उन 10 या 12 बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करते हैं और वो फिर प्रस्ताव हमारे पास आता है। और वहां पे मुख्यतः जो अभी हमारे ट्राइबल होम स्टेज हैं वो सभी अधिकतर महिलाएं, 60% जो हमारी महिलाएं रन कर रही हैं। आप रहते रहिए, अपने घर का 1 कमरा 2 कमरा बना दीजिए, ऐसा? देखिए, अगर आप अर्बन में रह रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने 2 होम स्टेज, आप अधिकतम 6 रूम का 6 मतलब रूम्स लेके आप अर्बन होम स्टे में रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब आपके पास 6 रूम्स होने चाहिए। अगर आप गरीब आदमी के पास कहाँ से आएंगे मैम 6 कमरे? नहीं, आप समझ नहीं रहे। वो तो ट्राइबल और रूरल होम स्टेज में जिसको हम सब्सिडी देते हैं उनको 2 रूम्स के लिए हम सब्सिडी देते हैं। मतलब अगर आप सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट हम आपको एज अ रूरल और ट्राइबल विलेजेस में हम आपको सब्सिडाइज करते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं और आप अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो आपके खुद के रूम्स हैं, तो हम आपको रजिस्टर करते हैं कि आप अपना बिजनेस जो है या होम स्टेज का आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, कुंभ के नजदीक होगा या हमेशा के लिए होगा? ये हमेशा के लिए ही है, लेकिन एक्चुअली सिंहस्थ अभी ड्यू है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अर्बन होम स्टेज के साथ साथ हम रूरल एरियाज जो एडजॉइनिंग 12-15 विलेजेस हैं वहां पे हम अधिक से अधिक ट्राइबल और रूरल होम स्टेज हम सैंक्शन कर सकें, जिससे कि ओवर क्राउडिंग से बचा जा सके। इसके अलावा हम एक और काम कर रहे हैं कि जो हमारे मेजर एरियाज हैं, चाहे शाजापुर हो, चाहे रतलाम हो, चाहे देवास हो, चाहे इंदौर हो, इन जगहों पे हमने बड़े बड़े लैंड पार्सल्स ऑलरेडी हमने ईयरमार्क कर लिया है। यहां पर हम बड़े लेवल पे टेंटिंग सिटीज लेकर आएंगे, जिससे कि जब दर्शन के लिए सिंहस्थ में काफी सारा ओवरक्राउडिंग होगा तो लोग वहां पर रुकेंगे, दर्शन करेंगे और मतलब नेक्स्ट डे वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जैसा होगा। लोग एक जगह पर मतलब यहाँ पे प्रॉपर उज्जैन में इतना ओवरक्राउडिंग ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये भी कर रहे हैं। सर, जिस तरह विदिशा जी ने बताया, वसीम सर, संजय सर ने बताया, तो अब इसका मतलब तो ये हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा और इस तरह के कोई भी आयोजन होते हैं, भले ही वो धार्मिक आयोजन हो, उसमें एक समस्या वसीम सर बहुत आती है। किसी का सामान चोरी हो गया, किसी का पर्स मार लिया, किसी का मोबाइल छीन लिया, ये कितनी बड़ी चुनौती होती है। कोई प्लान आपके पास इससे निपटने का? एक्चुअली जब कुंभ मेला लगता है तो उसके दौरान बाकायदा नए टेम्पररी थाने बनाए जाते हैं, उनकी सीमा क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो कुंभ मेले में भी हमारे पास थाने रहेंगे, थाना इंचार्ज रहेगा, उसके पास फोर्स रहेगी और हमारा प्रयास है कि उसी कैंपस में हम उस फोर्स को रुकाएं, जिससे कि उनकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स वहां बनी रह सके, उनका मूवमेंट लगातार होता रहेगा। सीसीटीवी कैमरास का हम काफी मात्रा में प्रयोग करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम एरिया को सीसीटीवी से कवर कर सकें। इसके साथ साथ साइबर क्राइम को देखते हुए अभी से हमारी साइबर थानों की प्लानिंग भी है, महिला थाने की प्लानिंग भी है, ट्रैफिक थाने अपना रोल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए करेंगे। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट रहेगा थानों के दौरान, थानों के बीच में। मैं आपसे कुंभ में कोई एक्सपीरियंस आपका रहा ये अवश्य पूछूंगा, या प्रयागराज कुंभ से हमने क्या सीखा उसको आप किस तरह से करेंगे। लेकिन उससे पहले संजय से एक छोटा सा प्रश्न, प्रयागराज कुंभ की कुछ चीजें क्या हमने उसे केस स्टडी की तरह आपने लिया है सर, और यहाँ आप इम्प्लीमेंट करने की कोई योजना बना रहे हैं? आपने बताना चाहूंगा कि प्रयागराज में क्या हुआ कि जाम बहुत लगा था, लंबे लंबे किलोमीटर्स के थे।
उसको देखते हुए हमने क्राउड मैनेजमेंट, दो चीज है किसी भी बड़े कुंभ में, सबसे पहले क्राउड मैनेजमेंट और मोबिलिटी प्लानिंग। और मोबिलिटी प्लानिंग के बाद आप यदि मोबिलिटी प्लानिंग अच्छी हो गई, क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर हो गया, तो आपको स्वस्थ पानी मिलना चाहिए, साफ पानी, और आपको सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसको दूर करने के लिए हमने यहाँ पहले टेम्परेरी लगता था मेला 2300 हेक्टर्स में, 2300 हेक्टर्स में। अब इसको हम परमानेंट डेवलप कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर रोड बनेगी, प्रॉपर ड्रेनेज होगा, प्रॉपर पानी की व्यवस्था होगी, और हम शिप्रा को प्रभाववान बनाने के लिए 2 बड़े मेजर डैम्स बना रहे हैं, जिससे कि शिप्रा से ही पानी से उनका स्नान होगा। तो इन सब को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट और मोबिलिटी के ही इश्यूज जो आए हैं प्रयागराज में, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। मैम, सोशल मीडिया का आपने मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया, और ये आइडिया आया कैसे? देखिए, आज के आगे का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ही है, चाहे हमारे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। आज का ज़माना जो है, आज के यंगस्टर्स, और इवन मैं कह रही हूँ कि जो हमारे 50+ 70+ भी हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हैं। तो अगर हमें एमपी टूरिज्म की एग्जैक्टली मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी है, तो हमको सोशल मीडिया में आना ही था। इसके लिए हमने अलग अलग लेवल पे काम किया। हमने हमारे हर एक, चाहे वो हमारा गाइड हो, चाहे वो हमारा फ्रंट डेस्क मैनेजर हो, और चाहे एमपी टूरिज्म के ऑफिशियल्स हो, या चाहे हमारे एम्पैनल्ड इन्फ्लुएंसर्स हो, या हमारी सभी एजेंसीज हो, हमने ये डिसाइड किया कि हमारे जो कीवर्ड्स और मैसेजिंग होगा, एवरीबडी विल स्पीक द सेम लैंग्वेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बसीन सर बार बार घड़ी देख रहे हैं, सर क्षमा चाहता हूँ, कुंभ से कोई आपने कुछ सबक सीखा है या नहीं? काफी पॉइंट हम लोग वहां से ऑब्जर्व करके देख समझ के आए हैं, उनमें से आपको 2-3 पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा। पहला कि एडवांस प्लानिंग, और एडवांस प्लानिंग में पुलिस प्रशासन का शुरुआत से ही एक साथ रहना, जिससे कि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाली है वो एंटिसिपेट करके काम कर सकें। सेकेंड थिंग, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस पर्सनल, और ट्रेनिंग का शेड्यूल और ट्रेनिंग के कंपोनेंट, वो एक महत्वपूर्ण पार्ट हमको मिला। थर्ड पॉइंट की जो थाना, मैंने आपको बताया हमारे टेम्परेरी थाना बनते हैं, थाना कैंपस में जनरली फोर्स को दूर से डेली मूवमेंट वगैरह करना पड़ता है। इसको अवॉइड करने के लिए थाना कैंपस में ही या उस एरिया में ही उसका स्टे कराया जाए फोर्स का। और चौथा कि लगातार इतनी लंबी ड्यूटी फोर्स को करनी है, तो उसका मोरल कैसा बना रहे, उसका मोटिवेशन कैसा बना रहे, इसके लिए ट्रेनिंग में उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना, उसके लिए लगातार काम करते रहना, वो एक 3-4 महत्वपूर्ण पार्ट जो हमको समझ में आए हैं। विदिशा जी आज तक धर्म संसद में आप आई, संजय सर आप आए, नवनीत सर आप आए, आप तीनों का बहुत धन्यवाद पूरे आज तक परिवार की ओर से। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सभी।